मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। हम लोग बीए पार्ट सेकंड की क्लास में राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का मूल्यांकन पढ़ेंगे। हमने अपनी पिछली क्लास में राष्ट्रपति के सामान्यकालीन अधिकार और संकटकालीन अधिकारों को पढ़ा था। संकटकालीन अधिकारों में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अनुसार, जैसा कि 44वें संविधान संशोधन में के आधार पर कुछ संशोधन किया गया था 352 में, उससे पहले आंतरिक अशांति शब्द था और उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को काम में लिया गया था। तो उसके आधार पर बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने की स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। दूसरा जो हमने पढ़ा था आपातकालीन अधिकार या संकटकालीन अधिकार, वो था अनुच्छेद 356 के अनुसार अगर राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाता है कि राज्यों में, यानी संघीय सरकार के अंतर्गत आने वाले राज्यों में संवैधानिक तरीके से शासन नहीं चल पा रहा है, तो वो राज्य विशेष में या कुछ राज्यों में अनुच्छेद 356 के अनुसार आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और तीसरा हमने पढ़ा था वित्तीय संकट आने पर अनुच्छेद 360 के अनुसार। तो ये हम लोगों ने पढ़े थे और उस समय हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 352 के अनुसार 3 बार अभी तक हमारे देश में आपातकाल की घोषणा की गई है। वहीं पर अनुच्छेद 356 जो राज्यों में संवैधानिक शासन की विफलता पर है, उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ, या हम कहें बहुत से लोग कहते हैं कि उसका दुरुपयोग हुआ। और तीसरी जो स्थिति है वित्तीय संकट, उसका अभी तक राष्ट्रपति ने कभी भी प्रयोग नहीं किया है। आज हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो दी गई हैं उन्हें, उस पर बहुत से प्रश्न चिन्ह लगे। यहाँ तक कि संविधान सभा में भी कहा गया। संविधान सभा में विष्णु कामत, हरि विष्णु कामत जो हैं, उन्होंने कहा था कि ये शर्मनाक दिन है, ईश्वर भारतीयों की रक्षा करे। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति, 352 के अनुसार, 360 के अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो उसी स्थिति में राष्ट्रपति एक अधिनायक भी बन सकते हैं। राष्ट्रपति जो भारतीय पूरा संघ है उसके संघात्मक स्वरूप को एकात्मक में बदल सकते हैं, या राज्यों के शासन व्यवस्थाओं को अपने हाथ में ले सकते हैं। वित्तीय तौर पर राज्यों को पूरी तरह से अपने ऊपर निर्भर कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अधिकार हैं, तो इसलिए इसका मूल्यांकन हम आज देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे आलोचना। जो संकटकालीन अधिकार हैं, इनकी आलोचनाएं की जाती हैं। सबसे पहला है राष्ट्रपति अधिनायक बन सकते हैं। देखिए, क्योंकि हमने देखा कि बाद में जाकर के अनुच्छेद 352 में संशोधन किया गया, 44वें संशोधन से जब देखा गया कि 1975 में इसका दुरुपयोग हुआ। उससे पूर्व मूल संविधान में राष्ट्रपति इसका प्रयोग कर सकते थे, लेकिन अब जो संविधान में स्थिति है उसमें लिखित में जब परामर्श मिलता है तभी इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन आलोचकों का कहना है कि जब भी परामर्श आता है तो उसका एकमात्र निर्णायक राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति संसद से पूछे बिना संकटकालीन घोषणा 1 महीने के लिए तो लागू कर सकता है। इसके बाद में इस अवधि में वो यदि चाहे तो मंत्रिमंडल को हटा सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। तो ये स्थितियां राष्ट्रपति को मनमाना बना सकती हैं। तो ऐसी आशंका बहुत सारी व्यक्त की गई आलोचकों के माध्यम से। दूसरी जो आलोचना आती है वो है कि इससे भारत के संघात्मक स्वरूप का अंत हो सकता है, क्योंकि जब इनका उपयोग किया जाता है तो राज्यों की सरकारों की स्वायत्तता समाप्त हो जाती है, क्योंकि सारे संवैधानिक कार्य करने की जो जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है, वो राष्ट्रपति ले सकते हैं, संसद को सौंप सकते हैं। तो केंद्रीय नियंत्रण युद्धकालीन स्थिति में या वित्तीय संकट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे राज्य सरकारें मात्र एजेंट बन के रह सकती हैं। तो ये भी काफ़ी हद तक आलोचना का विषय बना। अगली बात आती है कि ऐसा देखा गया कि जहाँ भी विरोधी दल है राज्यों में, वहाँ पर भी अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जा सकता है और उसे नाम दिया जा सकता है संवैधानिक तंत्र की विफलता। ये काफ़ी हद तक राज्यों के स्वरूप को, जो उनका संघीय स्वरूप है, उसको समाप्त करने में सहायक बन सकती है। तो विरोधी दलों का दमन इसके माध्यम से केंद्र सरकार कर सकती है।
अगली बात आती है कि राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी इसके माध्यम से, क्योंकि अगर संकट काल लागू किया जाता है तो केंद्रीय कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को बहुत ज़्यादा वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे और उस स्थिति में आर्थिक क्षेत्र में राज्य सरकारों को राष्ट्रपति कोई भी आदेश दे सकते हैं। जैसा कि हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था, संकट काल के नाम पर राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता समाप्त की जा सकती है। अगली बात इसमें आती है, मूल अधिकारों का महत्व खत्म हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हमने ये देखा कि इसके माध्यम से जो मूल संविधान है उसमें व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित किया जा सकता था। ये बात अलग है कि बाद में जब 44वां संशोधन किया गया तो उसमें जीवन और शरीर की जो स्वतंत्रता है व्यक्ति की, उसको निलंबित नहीं किया जा सकता और न्यायालय में जा सकता है व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को प्राप्त करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी हद तक नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंध इसके माध्यम से लगा दिए जाते हैं, जबकि अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में इतनी ज़्यादा व्यापक शक्तियाँ अधिकारों और स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित करने के लिए नहीं दी गई। जहाँ कामथ और शिब्बल लाल सक्सेना ने इसे भारतीय संविधान का एक धब्बा कहा है। तो ये इसकी आलोचनाएं हुई। अब हम आते हैं संकटकालीन शक्तियों के पक्ष में तर्क। देखिए, बहुत सी बातें जहाँ हमने आलोचना के रूप में देखी, वहीं पर बहुत से लोग कहते हैं कि ये आवश्यक है ताकि पूरे देश में शासन को सुचारू रूप से चलाया जा सके, नियंत्रित किया जा सके व्यवस्थाओं को। ये जो तर्क है ये व्यवहारिक है। सबसे पहला है, संकटकालीन उपबंध केवल विशेष परिस्थितियों के लिए है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका प्रयोग सामान्य परिस्थिति में नहीं किया जा सकता। यदि व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने अधिकारों के प्रति सचेत है, अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत है, राष्ट्र में स्थिति सामान्य है, तो उस स्थिति में इसको लागू नहीं किया जाएगा। संकटकालीन उपबंध संघात्मक व्यवस्था को भी समाप्त नहीं करते, केवल सीमित करते हैं और समय विशेष के लिए सीमित करते हैं। और संकटकाल समाप्त होते ही फिर से वही राज्य का स्वरूप, संघात्मक व्यवस्था का स्वरूप फिर से अपनी स्थिति पर आ जाएगा। तो ये पहली स्थिति जो बताती है कि विशेष परिस्थिति के लिए है। दूसरी बात हम इसमें देखते हैं, राष्ट्रपति या कोई भी पदाधिकारी केंद्रीय सरकार का तानाशाह नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि प्रधानमंत्री और कैबिनेट जब तक लिखित में नहीं कहेंगे तब तक राष्ट्रपति उस पर कार्य नहीं करेंगे। दूसरी बात, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए उसको भेज सकते हैं। ऐसा भारत में हुआ है, जैसे अब्दुल कलाम साहब जब राष्ट्रपति थे तब भी ऐसा हुआ था। इसके अलावा और भी कई बार ऐसा हुआ है जब राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेजा है। तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति या कोई भी तानाशाह बन सकता है। जैसा कि टी कृष्णामाचारी ने संविधान सभा में कहा था, अगर कार्यपालिका अपनी संकटकालीन शक्तियों का दुरुपयोग करती है तो संसद उसे सबक दे सकती है। और 44वें संविधान संशोधन से मूल संविधान में परिवर्तन किए गए हैं, जिससे कोई भी, चाहे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद है, कोई भी निरंकुश तानाशाह नहीं बन सकता। तीसरी बात आती है, संकट काल में नागरिक अधिकारों की उपेक्षा राज्य की सुरक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, हम लोग राज्य की सुरक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। अगर उसके स्वतंत्रता संबंधी अधिकार को या कुछ मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए सिर्फ इसलिए निलंबित किया जाता है कि राज्य को सुरक्षित रखना ज़्यादा आवश्यक है, तो उस परिस्थिति में ये मूल अधिकारों का निलंबन आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए कुछ सीमा तक उन्हें भी निलंबित किया जा सकता है और जैसी स्थिति सामान्य होती है उन्हें पुनः बहाल कर दिया जाएगा। चौथी स्थिति इसमें आती है कि सशस्त्र विद्रोह या वित्तीय संकट की स्थिति भी उतनी ही भयानक है, यदि हम व्यक्ति के अधिकारों की बात करें या राज्य के संघीय स्वरूप की बात करें। क्योंकि यदि सशस्त्र विद्रोह होता है तो वह स्थिति देश के लिए बहुत घातक है। वित्तीय संकट अगर आता है तो पूरी अर्थव्यवस्था फेल हो जाती है, बेरोजगारी है, अन्य इस तरह की बहुत ज़बरदस्त स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो उनसे बचने के लिए यदि कुछ समय के लिए आपातकाल घोषित किया जाए तो वह इतना बुरा
नहीं है। ये जो व्यवस्था है इसे एक तरह से, जैसा कि टी कृष्णामाचारी ने कहा, कि संविधान के अंतर्गत दी गई संकटकालीन व्यवस्था को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करना होगा, क्योंकि इन प्रबंधों के बिना संविधान निर्माण के हमारे सभी प्रयत्न अंततः असफल हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हमें विशिष्ट परिस्थितियों में राष्ट्र को एक रखने के लिए और व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कुछ ऐसी संवैधानिक व्यवस्था की ज़रूरत थी जिससे व्यक्तियों को बाद में पुनः उस स्थिति को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हो सके। तो इसलिए इनको हम बहुत तानाशाह नहीं मान सकते, हम नागरिक सुरक्षा के लिए बाधक नहीं मान सकते, और बल्कि इनके माध्यम से राष्ट्र में स्थितियों को प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में राष्ट्रपति की भारत में क्या स्थिति है, इसको हम देखेंगे। ये बहुत विवादपूर्ण प्रश्न है। सामान्य तौर पर दो धारणाएं इसके बारे में आती हैं। सबसे पहला आता है कि स्वतंत्र राष्ट्रपति की धारणा भारत में दी गई है। जैसा कि बहुत से लोग कहते हैं कि जो शक्तियां हैं वो व्यवहार में विवेक के आधार पर इनका प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 53(1) अनुबंधित उपबंध कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार या स्वयं अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। इस रूप में राष्ट्रपति अपने कार्यों का जो संपादन करता है उसमें सहायता देने के लिए, जैसा अनुच्छेद 74 कहता है, 74 का 1 कहता है, मंत्रिपरिषद होगी और उसका प्रधानमंत्री होगा। तो स्वतंत्र रूप से वो कार्य करेगा क्योंकि सिर्फ सलाह लेने के लिए बाध्य है, जैसा मूल संविधान में कहा गया है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो वास्तविक शासक बन सकता है, जैसा डॉक्टर BM शर्मा कहते हैं। और भी बहुत सारे लोग कहते हैं। ग्लैड हिल ने जब भारतीय संविधान का अध्ययन किया तो उन्होंने भी कहा कि इस बात की पर्याप्त संभावना है कि राष्ट्रपति बिना संविधान का उल्लंघन किए तानाशाह बन सकता है। लेकिन काफ़ी हद तक हम ये देखते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी भारतीय विधि संस्थान में एक भाषण के दौरान कहा था कि संविधान में ऐसी कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है जिसके अनुसार राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करने को बाध्य हो। KM मुंशी ने अपनी पुस्तक पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट में लिखा, भारतीय राष्ट्रपति को एक संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक सुनिश्चित और सकारात्मक भूमिका प्राप्त है। राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां उच्च मंत्रिमंडलीय हैं और इसके संबंध में मंत्रिमंडल कोई परामर्श नहीं दे सकता। इसी तरह से एक शोध में कहा गया कि भारत में राष्ट्रपति की स्थिति वैसी ही नहीं है जो ब्रिटिश सम्राट की है, बल्कि कुछ मामलों में राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श की अवहेलना करते हुए व्यक्तिगत निर्णय लिया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके संदर्भ में दिखाई देती हैं जो 44वें संविधान संशोधन से पूर्व की हैं। भारत के राष्ट्रपति पद पर 44वें संविधान संशोधन ने बहुत सारी चीज़ों को परिवर्तित किया है। जब हम राष्ट्रपति के पद को देखते हैं तो लिखित संविधान का प्रावधान है, इसकी नेचर ऑफ पोस्ट, जिसमें हमने इन्हें वैधानिक प्रधान बनाया है, वास्तविक नहीं बनाया, ध्वज मात्र है। वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है। इसके अतिरिक्त भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, इसलिए संविधान के दायरे में रह के ही राष्ट्रपति अपनी स्वतंत्र भूमिका का निर्वाह कर सकता है। और जैसा कि हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि 44वें संविधान के माध्यम से राष्ट्रपति लिखित सलाह मिलने पर ही इस कार्य को करेंगे और काफ़ी हद तक वो, क्योंकि वैधानिक प्रधान हैं, इसलिए उनकी बात को वो नहीं टालेंगे। भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में जो दूसरी धारणा है वो है संवैधानिक प्रधान की धारणा, क्योंकि मंत्रिपरिषद के परामर्श को वो मानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था संविधान सभा में, राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटिश संविधान में सम्राट की है। वह राष्ट्र के प्रधान है, कार्यपालिका के नहीं। वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका शासन नहीं। वह साधारणतया मंत्रियों के परामर्श को मानने के लिए बाध्य होंगे। वह न उसके परामर्श के विरुद्ध कुछ कर सकते हैं, न ही उसके परामर्श के बिना। इस तरह से जो वास्तविक शक्ति है वो मंत्रिमंडल पर है,
में निहित है, राष्ट्रपति में निहित नहीं है। राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियां नहीं दी गई हैं। पंडित नेहरू ने भी संविधान सभा में लगभग ऐसा ही कहा था। उन्होंने भी यही कहा था कि राष्ट्रपति का जो पद है वो गौरव और प्रतिष्ठा से विभूषित है, वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल और व्यवस्थापिका में निहित है। तो कुल मिलाकर के जो वास्तविक स्थिति है राष्ट्रपति की, वो स्थिति संवैधानिक प्रधान की स्थिति है। और एक बात और भी इसमें सामने आती है कि यदि राष्ट्रपति जानबूझकर मंत्रिपरिषद के परामर्श की अवहेलना करेंगे तो मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे सकता है और उस स्थिति में संवैधानिक गतिरोध देश में उत्पन्न हो जाएगा। अगर मंत्रिमंडल का जो दल है वो संसद में पूर्ण बहुमत में है तो ऐसे में दूसरे मंत्रिमंडल का निर्माण करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए राष्ट्रपति भी ऐसा नहीं चाहेंगे। तो इसलिए जो संविधान है भारत का वो राष्ट्रपति को एक वैधानिक प्रधान बनाता है। जैसा कि मुख्य न्यायाधीश सीकरी ने यूएनआर राव की रिट याचिका पर निर्णय करते हुए 17 मार्च 71 को कहा था, संविधान का 74वां अनुच्छेद आदेशात्मक है। राष्ट्रपति कैबिनेट की सहायता और परामर्श के बिना कार्य नहीं कर सकता। तो विवेक के अनुसार कार्य करने के लिए राष्ट्रपति हालांकि स्वतंत्र है, जिसमें उसके वैधानिक प्रधान होने की स्थिति भी आती है। निश्चित रूप से वो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने में, प्रधानमंत्री के चयन करने में विवेक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्वतंत्र इसमें भी वो नहीं है। तो राष्ट्रपति का जो पद है ये आपातकालीन व्यवस्था की भांति है। संकट काल की स्थिति जब खत्म हो जाएगी तो ये भी समाप्त हो जाएगा, इसका स्वरूप भी समाप्त हो जाएगा। और बहुत सी और भी चीज़ें हैं जिसके आधार पर ये कार्य करता है कि संसद में जो अलग अलग दल हैं वो किस स्थिति में हैं, उनका नेतृत्व कैसा है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के मध्य संबंध कैसे हैं, जनमत की स्थिति क्या है और राष्ट्र की स्थिति क्या है। तो आपातकाल अगर बाहरी आक्रमण का है, प्रधानमंत्री अगर निर्बल है, लोकसभा में बहुमत बहुत क्षीण है, तो उस स्थिति में हो सकता है कि राष्ट्रपति अगर सुदृढ़ चरित्र वाले और प्रभावशाली हों तो परिस्थितियां राष्ट्रपति के पक्ष में हों। लेकिन सामान्य तौर पर राष्ट्रपति को हम वैधानिक प्रधान के रूप में ही संविधान में देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से जो परामर्श प्राप्त होगा उसके संबंध में पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिपरिषद से जो परामर्श प्राप्त होगा राष्ट्रपति उस परामर्श के अनुसार ही कार्य करेंगे। तो इस तरह से राष्ट्रपति का जो कार्य है सामान्य तौर पर वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की भूमिका के आधार पर होता है। हम लोगों ने देखा है कि कई बार ऐसा हुआ है जब संवैधानिक संशोधन 44 से प्राप्त शक्ति का प्रयोग किया गया। ऐसा 1997 में जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने का परामर्श दिया तब हुआ। दूसरी बार सितंबर 1998 में जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने का परामर्श दिया गया तब भी राष्ट्रपति ने 44वें संविधान संशोधन का प्रयोग करते हुए मंत्रिमंडल को पुनर्विचार करने के लिए कहा और मंत्रिमंडल ने दोनों अवसरों पर अपना जो निर्णय था जो राष्ट्रपति के पास भेजा था आपातकाल घोषित करने का उसको वापस ले लिया। तो ऐसा नहीं है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल भी दुराग्रही होता है, राष्ट्रपति अगर पुनर्विचार के लिए भेजते हैं तो स्थितियों को देखते हुए वो अपना निर्णय जो है उसे वापस भी लेते हैं। ऐसा ही 2002 में हुआ था। राष्ट्रपति पद पर उस समय डॉक्टर अब्दुल कलाम थे। उन्होंने भी अपने पद की गरिमा को पूरी तरह से सुनिश्चित करते हुए 2002 में चुनाव सुधार अध्यादेश मंत्रिमंडल को लौटाया और ये स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रपति स्वर्णिम शून्य के रूप में कार्य करने के लिए तैयार नहीं थे। तो काफ़ी हद तक हम देखते हैं कि सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ही भारतीय जो राज्य व्यवस्था है उसमें संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रधान है। स्वतंत्र राष्ट्रपति की धारणा को अपनाया भी नहीं गया है और जो हमारे यहाँ संसदात्मक व्यवस्था है उसमें भी
स्वतंत्र राष्ट्रपति की भूमिका उचित उतनी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ अगर राष्ट्रपति का व्यक्तित्व बहुत उज्जवल है तो राष्ट्रपति आग्रह कर सकते हैं मंत्रिमंडल से, और उसके आधार पर राष्ट्रपति निश्चित रूप से मजबूत हो सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि जो हमारे संविधान की प्रकृति है उसके आधार पर राष्ट्रपति का जो पद है वो संवैधानिक है। इसमें कुछ प्रमुख बातें आती हैं। संविधान लिखित है, हमारे यहाँ संघात्मक है, संविधान की सर्वोच्चता है, और इसके आधार पर राष्ट्रपति की जो स्थिति है वो स्वविवेक के आधार पर है, और कुछ परिस्थितियों में संघात्मक लक्षण को बनाए रखने के लिए स्वविवेक की शक्तियों का वो प्रयोग करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम नया टॉपिक लेंगे।